हम लोगों ने हैम्बेक और हेजर्ड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है और इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स निकाले और उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने ये बताया कि जो लाइट आती है इट मस्ट रिजेंबल्स पार्टिकल। वो पार्टिकल का नाम रखा फोटोन। उस फोटोन को डिफाइन किया, उससे हमने इस प्रोसेस को डिफाइन किया कि जब बहुत नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी वेरी लार्ज, द करंट विल बी वेरी लार्ज, बट the electron which is ejected out has its energy depending upon energy of the photon, or energy of the photon is related to its frequency. It has nothing to do with the intensity, क्योंकि हमने अलग अलग इंटेंसिटी के निकाले, अलग अलग इंटेंसिटी के बल्ब लगाए और देखा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है हर एक की एनर्जी EV नॉट काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि सबके लिए एक बराबर होती है। यही जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं ये रिजल्ट्स लैब में हमको दिखे और इसको हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश की वेव थ्योरी से, बट वेव थ्योरी कुड नॉट गिव द आर्गुमेंट्स कि ये रिजल्ट क्यों निकल रहे हैं। जैसे हमने पहले एक रिजल्ट निकाला दैट इंटेंसिटी is proportional to energy, or vice versa, energy is proportional to intensity. अब हमने ये देखा that when intensity is increased, when intensity increased, energy should increase. Energy should increase and electron should come out. After energy is more than work function. But the light having frequency less than कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अगर हमने एक मेटल लगाया जैसे जिंक मेटल लगाया और उसमें हमने येलो लाइट दी, ग्रीन लाइट दी और उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो हम क्या सोचते थे? एनर्जी कम पड़ गई। अगर एनर्जी कम पड़ गई तो हमने वो येलो लाइट का बल्ब 100 वॉट की जगह 500 वॉट कर दिया, अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। 1000 वॉट कर दिया, अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। 2000 कर दिया, तब भी नहीं निकले। लेकिन फिर हमने वायलेट लाइट लगाई या अल्ट्रा वायलेट लगाई, सिर्फ 20 वॉट का बल्ब लगाया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला?
जबकि हमने इंटेंसिटी उसकी इतनी बढ़ा दी, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि वेव थ्योरी क्या कहती है, इंटेंसिटी और एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। और इससे एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो ये चीज अगर होती तो 1000 वॉट का बल्ब लगाने से इलेक्ट्रॉन निकलता, लेकिन नहीं निकला। कितना भी हम बल्ब लगा ले नहीं निकलता है, जबकि 20 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है लैब में, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन। इस तरह से ये बताया गया कि वेव थ्योरी सफिशिएंट नहीं है, और वो ये वाले फिनोमेना को जो लैब में दिखाया जा रहा है उसको प्रूफ नहीं कर सकती। तो दिस इज वन फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी। ओके, इसका हमने एक दूसरा, और बाकी जो भी रिजल्ट हमने निकाले हुए हैं उस पर डिपेंडेंस से हम प्रूफ कर सकते हैं कि वेव थ्योरी क्यों। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसमें देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन वेव थ्योरी के अनुसार ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली लाइट, जैसे हमने देखा विबग्योर कलर में जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, इससे निकलता है, लेकिन ग्रीन तक निकलता है और येलो से नहीं निकलता है। तो हमने क्या बना दी, वहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लगा दिया कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट नहीं निकलेगी। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो येलो वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर हम येलो वाले का एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स कर देंगे तो उसकी एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, तब तो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिए। तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि होता है। तो वेव थ्योरी हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है कि इसके नीचे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्यों नहीं मिलती और इसके ऊपर ही एनर्जी क्यों मिलती है। सो दैट वाज ए फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तीसरा, टाइम लैग। टाइम लैग मीन्स व्हाट? देखिए, एक हमारे पास मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट के सामने फेस में 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक वेव फ्रंट आता है और वेव फ्रंट ऐसा इस पर गिरता है। वेव फ्रंट ऐसा फैला हुआ रहता है एरिया में, जब इस पर ऐसे गिरता है तो पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी देता है और एनर्जी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है ताकि वो बाहर निकल सके। फिर दूसरा वेव फ्रंट आएगा, वो एनर्जी देगा, तीसरा आएगा वो एनर्जी देगा, चौथा आएगा वो एनर्जी देगा। सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और जब सब इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो सब निकल आएगी। ये प्रोसेस में अब आप सोचिए कि ये इंस्टेंटेनियस होगी या थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम माइक्रोस में लगेगा, लेकिन लगेगा कि इंस्टेंटेनियस होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे वेव फ्रंट आके एक चीज। दूसरा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो आंसर है बहुत से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे निकलेंगे। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल क्या बताता है कि हमने छोटी सी ओपनिंग की और वहां से लाइट को भेजी। जैसे ही लाइट यहां इंस्टेंट हुई, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। सो दैट प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग आउट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कब हो सकता है? जब आप किसी सरफेस पर
ऐसे पूरा फावड़ा चलाएं या कुदाली चलाएं, एक जगह पर ऐसे, एक जगह पर ऐसे नोक लगेगी तो यहां का इलेक्ट्रॉन तुरंत ऐसे उखड़ के निकलेगा, और अगर इस पूरी जगह पर आप एनर्जी देते जाएंगे, भरेंगे, सबको एनर्जी मिलेगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दैट विल टेक सम टाइम। और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? दिस इजेक्शन इज इंस्टेंटेनियस। तो अगर इजेक्शन इंस्टेंटेनियस है तो ये किस थ्योरी से मैच करता है? दैट लाइट कम्स एज ए पार्टिकल और लाइट कम्स एज ए फ्रंट। It comes as a particle and not as a wave front. तो ये वेव, अच्छा फिर अगर वेव फ्रंट पड़ता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलने चाहिए, जब सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, और ये जो लाइट आती है, दिस इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली। तो थर्ड हम लिखते हैं टाइम लैग फॉर वेव फ्रंट। It should take some time. It should take some time to give energy or to get the energy absorbed. To get the energy absorbed to electrons of complete surface. And then only electron should eject. And then only electron should eject. But experiment shows instantaneous ejection or emission. Instantaneous emission, which is contrary. Which is contrary. ओके, तो ये एक तीसरा रीजन था जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी और उसमें टाइम लगता था। तो इसने हमको क्या प्रूफ करके दिया? दैट एनर्जी इज एनर्जी डज नॉट डिपेंड on intensity, but intensity means amplitude, but on frequency. And this fact that energy does not depend upon intensity or amplitude, this is contrary to the wave theory. So all these points are contrary to the wave theory. Therefore, wave theory failed to explain this experiment. ठीक है, तो इससे वेव थ्योरी का फेलियर हुआ और कौन सी थ्योरी बननी शुरू हुई? फोटॉन थ्योरी। अब फोटॉन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये हम लेक्चर के शुरू में कर चुके हैं। ये इनको देख के हमने बनाया कि फोटॉन एक पैकेट होता है एंड इट इज ए मटेरियल, इट्स ए मटेरियल ऑफ लाइट।
ये जो मटेरियल ऑफ लाइट है पैकेट, इसमें एनर्जी भरी होती है और वो एनर्जी का कैलकुलेशन कितना होता है, h इंटू न्यू। ये पैकेट जाता है और जाता जैसे ही हिट करता है, अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट मींस मोर देन वर्क फंक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। पर सबसे बड़ी बात है, गया कौन, वेव फ्रंट गया कि पैकेट गया, पैकेट गया। दैट इज ए मटेरियल नेचर। इस तरह से लाइट के पास ये वाला नेचर कौन सा नेचर हो गया, मटेरियल नेचर हो गया। लेकिन लाइट के पास कुछ फिनोमेना हम लैब में देखते हैं, उसको भी लैब में देखते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनना, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना। फोटॉन्स जो है, अगर लाइट फोटोन के फॉर्म में जाती है तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनाती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनाती है, पोलराइजेशन कैसे होगा, ये फोटोन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव का। क्यों, डिफ्रैक्शन को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, वेव से, लैम्डा से, डिफ्रैक्शन को भी और पोलराइजेशन को भी। तो वेव थ्योरी ऐसे ही नहीं बनी है, इट हैज ए बेस इन द लैब। लैब में ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो पक्का होता है कि वेव थ्योरी इज करेक्ट, क्योंकि लैब में ही हमको दिखते हैं। लैब में ये भी मांगता है, दिस सेज व्हाट, वेव थ्योरी इज नॉट करेक्ट। तो ये कैसा प्रॉब्लम है कि वेव थ्योरी करेक्ट है या नहीं है। तो इसका फिर सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने ये निकाला कि आपको ये किसने बोला है कि वेव थ्योरी इनकरेक्ट है। तो हमने कहा इसने बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये रही एक चीज, ये कौन सा कलर है, व्हाइट, ये कौन सा कलर है, ब्लैक। तो इसके पास कौन सा कलर है, व्हाइट है कि ब्लैक है, दोनों है। दोनों रखने को कौन मना करता है, तो लाइट का दोनों नेचर है, सो इट हैज ए ड्यूअल नेचर। ये है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद और एक्सप्लेनेशन निकली कि अगर ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है तो दोनों नेचर के रूल क्या क्या है। तो बाद में इस पर और स्टडी हुई कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म, इट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। व्हेन इट स्ट्राइक्स ए सरफेस, देन इट शोज इट्स मटेरियल नेचर। तो जब वो एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, तो कौन सा नेचर दिखाएगी ना, वेव। जब ट्रेवल करेगी तो वेव नेचर दिखाएगी, पानी की लहरों जैसे वो फैलती है चारों तरफ। लेकिन जैसे ही जाके एक सरफेस से टकराएगी, टकराते समय उसका नेचर कैसा हो जाएगा, मटेरियल, फोटोन जैसे। ये इस तरह से वो अपने नेचर को बदल सकती है और उससे फिर हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये मान लिया गया कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं। दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, राइट। अभी स्टडी किया कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्रोपेगेट होती है, लेकिन उसके पास एक और नेचर भी होता है। जब वो सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वो कौन सा नेचर एग्जिबिट करती है, मटेरियल नेचर। और उस मटेरियल का नाम हमने फोटोन रखा और ऐसा सोचा कि फोटोन उसी तरह का मटेरियल है जिस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सब होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है लेकिन फैमिली वही। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट डिब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस बनाई। उस हाइपोथेसिस का एक बेसिस था। उनका बेसिस ये था कि हमारे नेचर में, हमारा नेचर बहुत न्यायप्रिय है। उसने जो भी नियम बनाए हैं सबके लिए एक जैसे, दैट वी कॉल सिमेट्री। सिमेट्री इन द नेचर, सिमेट्री इन द नेचर। एक सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री आप बहुत जगह पढ़ चुके हैं, लाइट में भी पढ़ चुके हैं। एक रास्ते पर आप जाएंगे, आप गए, आगे लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, एक जगह पहुंच गए। अच्छा, अब सिमेट्री क्या कहती है कि अगर आप ठीक उल्टा चलोगे
फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट चलोगे तो एग्जैक्ट वहीं पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट किए थे। ये एक तरह की सिमेट्री है। बहुत तरह की सिमेट्रीज होती है नेचर में। दिन के बाद रात आएगा तो रात के बाद दिन आएगा। इस तरह से ये भी एक छोटी सी सिमेट्री है। इस तरह से सिमेट्रिक के लॉज बहुत बड़े लॉज हैं और पूरा ये एक चैप्टर है सिमेट्री का फिजिक्स में कि हमारे नेचर में किस तरह की सिमेट्रीज होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया दो चीजों से बनी है। हमारा नेचर क्या क्या? एनर्जी और मटेरियल। या तो हमको अपने चारों तरफ एनर्जी दिखेगी, लाइट, हीट, या फिर हमको अपने चारों तरफ मटेरियल दिखेगा। अब इनके कुछ लॉज बने हुए हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो जिस तरह के लॉज नेचर ने अपने एक अंग यानी एनर्जी के लिए बनाए हैं, उस तरह के लॉज उसने मैटर के लिए भी बनाए होंगे। जो लॉज उसने मैटर के लिए बनाए हैं वही लॉज उसने एनर्जी के लिए भी बनाए होंगे। क्यों? कि बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर हर चीज को कैसा रखना चाहता है? सिमेट्री। तो नेचर ये दोनों में क्या सिमेट्री है? मटेरियल और एनर्जी में, मटेरियल और रेडिएशन में। मटेरियल और रेडिएशन दोनों में ये सिमेट्री है कि ये दोनों नेचर के ही पार्ट हैं। ठीक है? जैसे नेचर के दो बेटे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों या नेचर के दो पार्ट हैं। ये तो मटेरियल भी नेचर है और रेडिएशन भी नेचर है। तो डिब्रॉय का ये कहना था अगर दोनों नेचर है तो दोनों के लिए रूल अलग अलग क्यों हो सकते हैं? क्यों होंगे? रूल कैसे होने चाहिए? एक ही होने चाहिए, भले हमको नहीं पता है पर रूल तो एक ही होने चाहिए। तो एक बड़ा वाइड थॉट था पर ठीक लगता है आर्गुमेंट से कि ठीक है, उसके लिए दोनों के लिए रूल्स तो एक ही होने चाहिए। तो ये रूल क्या है, किस पर वो इसको अप्लाई करना चाहते थे? तो उन्होंने ये बोला कि अभी अभी हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, फोटोन वाले ये वो, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन के पास कितने तरह के नेचर होते हैं? दो तरह के नेचर होते हैं। वेव नेचर भी होता है और मटेरियल नेचर भी होता है। सो रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। अब सिमेट्री लगाइए। अगर रेडिएशन के पास दो तरह के नेचर होते हैं तो मैटर के पास एक ही तरह का नेचर क्यों होगा? उसके पास भी कितने होने चाहिए? उसके पास भी दोनों तरह के नेचर होने चाहिए। दिस वॉज हिज आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि मैटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी मैटर जिसको हम ऐसे थ्रो करेंगे, दैट विल गो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये सुनने में हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इतने सालों तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं दैट व्हेनेवर ए पार्टिकल इज थ्रोन इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है? और ये न्यूटन्स लॉ से शुरू से हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा हुआ है दैट एनी ऑब्जेक्ट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को अगर फैलाएंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल रहे हैं और ऐसे चारों तरफ फैल रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं? द आंसर इज नो। उनका ये कहना है कि नहीं, वो वेव्स बन के जा रहे हैं। अब हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, उनके पास भी नहीं था, तो वो क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल क्या लगाया? सिमेट्री ऑफ नेचर। तो सिमेट्री ऑफ नेचर से उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को भी जरूर वेव्स के फॉर्म में चलना चाहिए। तो जब प्रोपेगेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे बिहेव करेंगे? एज वेव। और जब स्ट्राइक करेंगे सरफेस को, मैटर। इस तरह से उन्होंने उसके लिए भी रूल बना दिए। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये वेव के फॉर्म में जाते हैं तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? क्योंकि वेव की हमेशा क्या होती है? वेवलेंथ। तो उन्होंने बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है? वेवलेंथ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। वेवलेंथ इज व्हाट? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी।
तो उसकी हम एनर्जी निकालेंगे और उससे हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे एंड दैट विल गिव अस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने उससे एन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताई। तो पहले आप नोट कर लीजिए डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। According to de Broglie's hypothesis, ये इसका प्रोनाउंसिएशन de Broglie करना है, de Broglie नहीं करना है। ओके। According to de Broglie's hypothesis, a moving material particle sometimes act as a wave and sometimes as a particle. And sometimes as wave. Okay. Now, there is a wave which is associated with the matter. With a moving matter. This wave controls the motion of particle. और अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। क्या बड़ी चीज हो रही है? एक बिल्कुल नई चीज का आविष्कार हो रहा है। नई चीज कौन सी है? ये नई चीज है मैटर वेव। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो वेव कौन कौन सी थी? साउंड वेव्स पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। दो तरह की वेव, एक जो पार्टिकल से बनती है, पार्टिकल से बनने वाली वेव, सितार को हमने ऐसे प्लग किया, मटेरियल के अंदर वेव बनी। एक स्प्रिंग को ऐसे चलाया, स्प्रिंग के अंदर वेव बनी। एक रस्सी को लिया और रस्सी को ऐसे हिलाया, रस्सी में वेव बनी। ये वो है मैक्रो साइज की जो हमको आंख से दिखती है, पानी की वेव्स। ये आंख से दिखती है वेव्स। कुछ इतने छोटे पार्टिकल की वेव होती है जो हमको आंख से नहीं दिखती, जैसे साउंड वेव्स। साउंड वेव कान के पर्दे को सेंसिटिव बनाती है लेकिन आंख से हमको नहीं दिखती है। वो भी क्या है? पार्टिकल वेव्स, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये हमारी एक कैटेगराइजेशन थी पार्टिकल्स वेव की। पार्टिकल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। दूसरे टाइप की वेव हमने स्टडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऑसिलेशन होते हैं। इसके ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के।
ऑसिलेशन। कौन सी वेव बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हमने ये दो ही चीजें पढ़ी थी, पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये तीसरी तरह की वेव डी ब्रॉय ने बताई। इस वेव का नाम क्या है? इस वेव का नाम है मैटर वेव। मैटर वेव, ये न तो आप इसको पार्टिकल वेव कहेंगे और न ही इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। ये एक तीसरी तरह की वेव है। ओके, जैसे आपने पढ़ा हुआ है बेसिक फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स, इलेक्ट्रिकल का फोर्स और न्यूक्लियस का फोर्स। ये बेसिक फोर्सेस अलग अलग है, तो एक को हम दूसरे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरह से पार्टिकल की वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेव और मैटर की वेव, ये एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं होते। ठीक है, सिमिलैरिटी हो सकती है, क्योंकि वेव मोशन है इसलिए वाइब्रेशन होगा, किसी ना किसी चीज का वाइब्रेशन होगा। क्योंकि वेव में हमने पढ़ा है वाइब्रेशन होगा तो वेव आगे बढ़ेगी। ओके, ये भी होगा। वेव स्टेशनरी वेव्स भी बनती हैं, वेव्स में एम्पलीट्यूड होते हैं, ये सब कुछ वेव्स के नेचर है। लेकिन वेव्स सब अलग अलग होती हैं। जो पार्टिकल या जो चीज ऑसिलेट करती है उसके बेसिस पर हम वेव का नाम रखते हैं। अगर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो पार्टिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें क्या है? ये एक बड़ा ही एब्सर्ड आइडिया था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। उन्होंने बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, या इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज, हमने एक क्रिकेट का बॉल फेंका, वो जब भी वो ऐसा जाता है उसके चारों तरफ एक वेव बनती है और वो वेव ऐसे चलती है एक पैकेट जैसे। उस पैकेट के बीच में कौन रहता है? ये मटेरियल। उस पैकेट के बीच में ये मटेरियल रहता है और वो वेव इसको कंट्रोल करती है, इसकी चाल को कंट्रोल करती है। और उस वेव का नाम उन्होंने क्या रखा? मैटर वेव। ठीक है, और ये मैटर वेव के बारे में उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई। ओके, सो इस मैटर वेव के बारे में दिस इज ए वेरी लार्ज चैप्टर, पर हम लोगों को सिर्फ 12th में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना कि ये जो मैटर वेव्स हैं ये क्या होती हैं। तो एक तो हमने ये देखा दैट दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, डिफरेंट देन पार्टिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी बताएं कि ये जब पार्टिकल चलेगा, वेव के फॉर्म में चलेगा, तो इसका लैम्डा कितना होगा। तो इसके लिए लैम्डा के लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। इसको नोट करिए। ओके, द वेवलेंथ where m and v are mass and velocity। अगर वो मटेरियल है तो उसके पास है मास, मास तो होगा ही होगा, और वेलोसिटी भी हमको उसकी दिखती है। दिस इज मास, this is velocity, and this we all know it is Planck's constant। Planck's constant, ठीक है। क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं that this is dimensionally correct? लैम्डा की डायमेंशंस क्या होती है? मीटर। तो इसकी डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए? मीटर। तो आप करके देखेंगे मीटर आएगा, क्योंकि h की डायमेंशंस हम किससे लेते हैं? एनर्जी। एनर्जी इज ml/2t-2। एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू। न्यू क्या होता है? t-1। ये तो h कितना हो गया? ml/2t-1, और नीचे mv। mv कितना होता है? lt-1। डायमेंशंस क्या बची? लेंथ। और लैम्डा की डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ। ओके, सो डायमेंशनल इन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट।
ओके, तो ये उन्होंने बनाया कि जो मटेरियल जाएगा ये उसकी वेवलेंथ होगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद इसको हमने डिराइव किया या de Broglie ने डिराइव किया और सेम फॉर्मूला यूज लगाया जो हम फोटोन में लगा। डेरिवेशन ऑफ de Broglie's वेवलेंथ, इसका डेरिवेशन करने के लिए उन्होंने फोटोन की थ्योरी ही यूज की। डेरिवेशन, ओके। अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं अगर एक फोटोन मूव कर रहा है तो उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, h nu, ठीक है, बाय प्लैंक। ओके, अगर उसके पास m होता है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, mv स्क्वायर। और फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी ऑफ लाइट। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बना, दिस इज mc स्क्वायर। सो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h nu। ओके, सो दिस इज m इंटू सी। हमें लैम्डा की जरूरत है तो हमको कहीं ना कहीं इसमें लैम्डा बनाना चाहिए। सो दिस न्यू इज इक्वल टू c by lambda। ओके, सो 1c इज कैंसल्ड। ओके, तो ये m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। सो मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। देयरफॉर ये लैम्डा इधर जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। दिस इज वेवलेंथ ऑफ a moving photon. Now photon has a material nature, therefore this formula should be applicable on any material which is moving. हाँ जी, मैटर वेव क्यों है, मैटर वेव लैम्डा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि मैटर जब चलता है तो उससे एसोसिएटेड एक मैटर वेव होती है। उस मैटर वेव का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। दिस इज वेवलेंथ ऑफ दैट मैटर वेव। दिस इज अप्लाइड फॉर मैटर ऑल्सो। हमने ये किसके लिए लिया, फोटोन के लिए। हाँ, फोटोन, ये हमने फोटोन के लिए लिया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर क्या किया, फोटोन को हमने क्या माना है, एक मैटर। इसलिए ये किसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, हर मैटर के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर ये मैटर के लिए एप्लीकेबल है तो लैम्डा फॉर ए मैटर वेव, फॉर मैटर वेव लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। तो ये हमने एनर्जी लिया। एनर्जी E इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू h न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। इन दोनों से हमने न्यू को कन्वर्ट किया c अपॉन लैम्डा, एक c कैंसिल हो गया, तो mc को कन्वर्ट किया मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। और यही उन्होंने बनाया दैट लैम्डा शुड बी इक्वल टू h अपॉन p फॉर एनी मटेरियल बिकॉज फोटोन इज ए मैटर। और ये हमने हर एक पर एप्लीकेबल कर दिया। सो वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव कितनी आ गई, h अपॉन p। अच्छा, ये बन गई वेवलेंथ ऑफ ए मैटर। अच्छा, इसके स्पेशल केसेस देखिए।
special cases. Lambda is equal to h upon m. Velocity. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, v नहीं है उसके पास, अगर हम उसको मूव नहीं करा रहे हैं तो v की वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो. एट रेस्ट v इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा कितना होगा? v इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इंफिनिटी. ये वेवलेंथ. वेवलेंथ इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ इंफिनिटी यानी ये वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी? इंफिनिटी. इंफिनिटी मीन्स नो वेव्स. तो नो वेव्स. इसका ये मतलब है कि ये वेव सिर्फ किस समय पैदा होंगी? जब कोई मैटर चलेगा, और जैसे ही वो रुका मैटर वेव गायब. So matter wave will exist only when particle is in motion. Matter wave exists only when particle in motion. Okay. अब उसके बाद सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस ये है when v is equal to infinity, means v become very large. If v become very large, then what will happen to lambda? Right? Okay. If v is very large, that is tends to infinity, then lambda is very small. Lambda is very small. इतना स्मॉल हो जाएगा कि हम उसको नाप भी नहीं पाएंगे, and it will appear that it is going in a straight line. ठीक है, ये इसके लिए हो गया when v is very large. So it will appear as if it is a straight line. ओके. उसके बाद नेक्स्ट, मैटर वेव का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर के लिए मतलब कि जिस तरह से साउंड वेव्स होती हैं, दे स्ट्राइक, रिफ्लेक्ट, और उनके पास मोमेंटम होता है, ये सब होता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है. तो मैटर वेव्स जो है, these are different than electromagnetic waves and matter waves, because if we put them in now what is source of this matter wave? सोर्स से हम पकड़ते हैं पार्टिकल. अच्छा, पार्टिकल का कौन सा नेचर? मोशन. पार्टिकल की कौन सी स्टेट मैटर वेव क्रिएट करती है? मोशन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे निकलते हैं? चार्ज. देयर शुड बी ए चार्ज विच शुड बी एक्सिलरेटेड. अगर एक चार्ज एक्सिलरेट होगा, भले ऑसिलेट होकर एक्सिलरेट हो या किसी फील्ड में से जाते हुए एक्सिलरेट हो, when charge is accelerated it gives out a wave and that wave is electromagnetic waves. लेकिन इसके लिए हमको चार्ज की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ पार्टिकल को क्या करना है? मूव करना. इसलिए these are different than electromagnetic wave. तो इसको नोट करिए. Since the source of matter wave, since the source of matter wave is a moving particle, since source of matter wave is a moving particle,
particle, its end not an accelerated charge. Not an accelerated charge. Therefore, these are not electromagnetic waves. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या जरूरी है कि सोर्स क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज, और इसमें एक्सीलरेटेड चार्ज की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ठीक है, और इसमें पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है, मोशन कर रहा है। और जो हमने मटेरियल वेव पढ़ी है उसमें आपने क्या पढ़ा है? द मटेरियल रिमेन एट इट्स प्लेस, इट ऑसिलेट्स, इट ऑसिलेट्स। इसके ऑसिलेट होने से इसका नेबर ऑसिलेट होगा, इससे ये ऑसिलेट होगा, बट इज द मटेरियल मूविंग? नो, इट इज नॉट मूविंग। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। पार्टिकल इज नॉट मूविंग, पूरा पानी अपनी जगह पर खड़ा है। यहाँ के पानी को हमने ऐसे हिला दिया, इसने इसको हिलाया, इसने इसको हिलाया, इसने इसको हिलाया, क्या बन गई? वेव्स। एक रस्सी यहाँ बंधी है, उस रस्सी का एक सिरा हमने पकड़ के ऐसे हिलाया, वेव जा रही है। हमारे हिलाने की जो एनर्जी है, हमारा जो डिस्टरबेंस है, वो जा रहा है, रस्सी अपनी जगह खड़ी है। रस्सी का कोई भी पार्टिकल आगे नहीं जाता है, ना ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है। वो सिर्फ ऑसिलेट करके बार बार मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है। ये वेव कौन सी हुई? मटेरियल, ठीक है, पार्टिकल। तो थोड़ा सा अंतर मटेरियल और मैटर अलग अलग रखना है। ये मटेरियल वेव हुई। और दूसरी कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ऑटोमेटिकली एक दूसरे को बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे, और उसका सोर्स क्या है? चार्ज। अब इसमें देखिए, ये जो तीसरी तरह की वेव निकली, इसमें हमको क्या चाहिए? एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है। ये पहले दोनों में नहीं आया। एक पार्टिकल खुद मूव करता है और उसके आसपास एक एनवलप बन जाता है। उस एनवलप में वेव्स होती है। वो जो वेव होती है उसके बारे में कुछ सर्टेन नहीं था कि किस तरह की होती है। वो वेव जो है, बहुत तरह की वेव्स होती है और वो एक मिक्सचर होता है। वो जो वेव का मिक्सचर है वो पूरा एक पैकेट बनाता है और वो सारी वेव्स को मिलाकर हम एक एनवलप बनाते हैं। वो जो एनवलप है, दैट एनवलप कंटेन्स द मटेरियल इन इट, और इसका रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी भी बुक में देखेंगे, मैटर वेव जहां भी बनी हुई है, भले एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी में है कि नहीं है? है। ओके, ये इसमें इस तरह से, एंड दिस इज एनवलप। ये जो बाहर में दिख रहा है, ये क्या चीज हम बता रहे हैं, सोच रहे हैं? एनवलप। और उसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। ओके, तो ये होती है मैटर वेव्स। तो इस मैटर वेव में कहीं ना कहीं पर मैटर होता है। अब वो मैटर कहाँ है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। किस जगह पर मैटर है? वी डोंट नो, and this location of the matter wave is given by Heisenberg's uncertainty principle. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है?
ये क्या डिसाइड करता है? लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर वेव। In matter wave. Okay, location of particle in matter wave is uncertain. Is uncertain, and it is given by and it is explained by Heisenberg's uncertainty principle. Okay, Heisenberg's uncertainty principle अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, because we are सिर्फ reading introduction of matter waves, कि ऐसी कोई चीज होती है, क्यों होती है, ये उसकी मोटी मोटी चीजें हमारे पास है। ये जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। व्हाट इज डेल्टा एक्स? Position of the particle, and delta p its momentum. Then multiplication of the two is always a constant. ठीक है, this is Heisenberg's. So these things are variable. अगर उसकी लोकेशन ज्यादा दूर होगी तो मोमेंटम उसका कम होगा, अगर मोमेंटम कम होगा तो उसके जो वेरिएशंस हैं वो कैसे होंगे? अगर मोमेंटम कम होगा तो वेरिएशंस बड़े होंगे और पोजीशन ज्यादा दूर होगी सेंटर से, और अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो पोजीशन उसकी सेंटर के पास होगी। दिस इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। यहां से जितना ये इधर या इधर पाया जाएगा वो क्या चीज देती है हमको? डेल्टा एक्स। और जितनी इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या देगी हमको? डेल्टा वी। इस तरह से ये दोनों कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल और इसके बेसिस पर हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको ले, तो हम लोग को मालूम है वेवलेंथ किससे रिलेटेड होती है? फ्रीक्वेंसी। इसकी स्पीड से फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? एनर्जी, एच न्यू। और एनर्जी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी है। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कितनी होती है? 3/2 kT। ये k क्या है? नो नहीं, ना डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ठीक याद आ रहा है। 3 जो है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3/2 kT। तो k हमने बनाया था, k इज ए कांस्टेंट, थोड़ा याद करिए। PV is equal to nRT याद है? PV is equal to RT, what is R? गैस कांस्टेंट। ये एवोगैड्रोस नंबर, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? याद आ रहा है? बोल्ट। अब याद करिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कितनी होती है? 3/2 kT, जिसमें से हाफ kT इज द एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, नाउ वी हैव दिस एनर्जी ऑफ ए energy of an electron. Energy of a moving particle, half mv square, and this is equal to 3/2 kT. ये रिलेशन आया, half mv square is equal to 3/2 kT।
अब इससे हम लोग इसको निकालते हैं एम वी की वैल्यू, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एम वी। P is equal to mv is equal to m into v। v की वैल्यू यहां से निकाल के लाते हैं, ये इधर चला जाएगा, therefore v square is equal to 3kg upon ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m/kg। सॉरी m से डिवाइड होगा 3kg अपॉन m, और v बनाएंगे तो ओके m इंटू रूट 3kg अपॉन m, और इस m को अंदर ले जाइए, स्क्वायर हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, so this is root 3kTm। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल हाफ mv स्क्वायर, और टेम्परेचर के अनुसार उसकी एनर्जी क्या होती है 3/8। इन दोनों को रिलेट करके हमने v की वैल्यू निकाली, इस v की वैल्यू से मोमेंटम निकाला। ओके, ये मोमेंटम आ गया। अब इस मोमेंटम से मैटर वेव का लैम्डा रिलेट कर दीजिए। सो डिब्रॉयज वेवलेंथ लैम्डा ये किसके बराबर होती है? डिब्रॉयज वेवलेंथ लैम्डा अभी आपने क्या पढ़ा था, h अपॉन p, h अपॉन p, तो ये हुआ h अपॉन p की जगह क्या लिख लेना है, रूट 3m k t। So this is lambda and this is right। देखिए h is a constant, k is Boltzmann constant, m mass will remain a constant, constant 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 lambda। तो लैम्डा और t ये दोनों वेरिएबल हैं, तो अल्टीमेट रिलेशन क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट। ठीक, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट t। सो डिब्रॉयज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, हाउ डिब्रॉयज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू, इफ देयर इज अ रिलेशन देन व्हाट इज द रिलेशन। तो ये आपको बताना है। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको डिब्रॉयज वेवलेंथ समझ में आने लगा कि क्या होता है। एक मैटर वेव होती है नई चीज, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। मैटर वेव कहाँ पाई जाती है, जब मटेरियल मूव करता है, तो मूव करता है तो उसके साथ एक हमेशा एक पैकेट चलता है, और वो पैकेट जो है वो मैटर वेव का होता है। ओके, उस मैटर वेव में बहुत सारी वेव्स होती हैं, और वो वेव्स का एक मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर का एक एनवलप बना होता है। एनवलप की एक वेव शेप होती है, उसके अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं, और उसमें वो मैटर कहीं ना कहीं पर पाया जाता है। उसकी लोकेशन और उसका मोमेंटम वेरिएबल होता है, और वो किससे कंट्रोल होता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसकी लोकेशन और उसका मोमेंटम कंट्रोल होता है। इतनी सारी चीजें आ गई। उसके बाद जो उसकी वेवलेंथ होती है मैटर वेव की, वो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा कि मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा किसके बराबर होती है, h अपॉन p इसके बराबर होती है। इसका रिलेशन टेम्परेचर से है, ये उसका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बदलने से मैटर वेव का वेवलेंथ बदलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद
इसके बेसिस पे जो एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अभी भी हमने नहीं किया है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विद हेल्प ऑफ de Broglie's हाइपोथेसिस फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम एनर्जी के फॉर्मूलाज यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक मेटल है, जब वो v वेलोसिटी से जाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये फोटोन के फॉर्मेट में अगर चलेगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? h। ठीक है। तीसरा एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन को हम चलाते कैसे हैं? इसको अब जरा सा सुनिए। यहां पर हमारे पास इस मेटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमने एक प्लेट रखी प्लस, ये प्लेट इसको खींचेगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर ये प्लेट नहीं रखेंगे तो नहीं जाएगा। इस प्लेट के कारण यहां पर कुछ पोटेंशियल पैदा हुआ V। अगर इस प्लेट के प्लस के कारण चारों तरफ इसका पोटेंशियल फैला हुआ है और इस जगह पर इतने डिस्टेंस पर यहां पर इसका पोटेंशियल है V, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? V/E। Potential energy is equal to charge into potential, so that is E into V। E into V इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी ये जब इसको अपनी तरफ खींचता है तो ये ऐसे मूव करेगा और मूव करके यहां पहुंच जाएगा। उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, सो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? जितनी यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर is equal to potential energy EV, where the electron is placed in a field which has potential difference V। So यहां से हम शुरू करते हैं। If an electron is excited by placing it with potential difference V, then its energy is EV। If allowed to move, this energy converts into kinetic energy. This energy converts to kinetic energy, half mv square. Therefore, EV is equal to half mv square, and this gives us v square is equal to 2EV upon m. Therefore, V is equal to 2EV अपॉन m। और ये जब आप लिख रहे हैं इसमें ध्यान रखिए, ये वाला v वेलोसिटी के लिए और ये v पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इसलिए दोनों को थोड़ा अलग अलग मार्क करके लिखिए, कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये आ गया इस v की वैल्यू। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे? यस, ठीक। तो
ये अगर हम निकालेंगे, हमको निकालना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h किसके बराबर होती है? h अपॉन p, दैट इज h अपॉन mv। दिस इज इक्वल टू h अपॉन, यहाँ m से इसको मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम √2 MEV, ऐसा आ गया। सो lambda for electron is equal to h upon √2, m इलेक्ट्रॉन का, e इलेक्ट्रॉन का, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज रख सकते हैं। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए 9.1 10 to the power -31 31, ये 34, ये आ गया। E 1.6 10 to the power minus 19, E हो गया। और V जितना हम अप्लाई करेंगे उस V को ऐसा ही रखते हैं V। दिस इज लैम्डा। इसको हमने सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन दिस कम्स टू 12.27 into 10 to the power minus 10। 12.27 into 10 to the power minus 10 upon √V। ये किसमें आया? मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये अब हमारा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अगर एक मेटल के सामने हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उतनी जोर से वो खींचेगा, उसी के अनुसार उसके लैम्डा का डिसीजन होगा कि लैम्डा बड़ा होगा या लैम्डा छोटा होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर हमने वोल्टेज ज्यादा लगाया है तो लैम्डा कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कम लगाया है तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या आप इसके बारे में और कुछ सोच सकते हैं? अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो उसको वो तेजी से खींचेगा। अच्छा, ठीक है। एनीवे दिस इज हाउ इट इज प्रूव्ड, राइट। तो ये बन गया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला डेरिवेशन ये कभी कभार एग्जाम में आता है और इसको आपसे पूछा जाएगा।